हेलो हेलो आ रही है आवाज? हेलो कल्पना, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आप रोज ले रहे हो कि क्लास बेटा? यस सर। फिर फोन दूसरा है क्या आपका? फिर एब्सेंट कैसे आ रहे हो? कल भी एब्सेंट सर फोन दूसरा वो भैया के पास है। एब्सेंट आ रहा है बात करने के लिए। सर वो भैया के पास है, मेरे पास दूसरा मोबाइल है, मैं दूसरे मोबाइल से मेरे पास। नहीं नहीं, ERP जो आपने नंबर दिए हुए ना उसी से ऑन करो। सर वो तो भैया के पास है, तो भैया गए हुए हैं ननियाल। चलो ठीक है बेटा। और कौन आया? साहिल कुमार। बच्चे बीच में क्या क्लास ड्रॉप हो गई थी टेक्निकल मिस्टेक से, तो अब आ ही नहीं रहे बच्चे, भी जुड़ रहे हैं। क्लास हो गई। आवाज आ रही है बेटा सबको? चलो धीरे धीरे जुड़ जाएंगे सारे। करें स्टार्ट। देखिए हमने कल पढ़ा था, आज आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आपको ये कंप्लीट छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे ना, इसलिए मैंने देखा कि एक साथ ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है? OBT आपको मिल गए, नोटबुक डालनी है और OBT का काम स्टार्ट कर देना है बेटा, क्योंकि फिर ज़्यादा बार हो जाएगा, ठीक है? और टेस्ट भी लगेगा, एक दो लेसन होने के बाद में टेस्ट शेड्यूल भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है? हमने जो टॉपिक पढ़ा है एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे, फिर आज का टॉपिक पढ़ेंगे। हमने जो लिख रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन ये मान लो, पहली परिभाषाएं पढ़ ली, दूसरी मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ी है, तीसरी मानव भूगोल की विचारधाराएं पढ़ी है, ठीक है? और चौथी उपागम। एक बार इन चारों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है? सभी बच्चे आ जाएंगे तब तक। परिभाषा, 3 परिभाषाएं आपको याद है, रेडजेल की, सैम्पुल की और विडाल्डी लाब्लास की। प्रकृति, मानवीय प्रतिक्रियाओं को जानना मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल की विचारधाराएं, 3 विचारधाराएं हमने पढ़ी है। नियतिवाद यानी प्रकृतिवादी विचारधारा, निश्चयवाद इसे बोलते हैं, रेडजेल ने दी थी प्रकृति सर्वेसर्वा। दूसरी संभववादी विचारधारा, ठीक है, यानी मानवीकृत विचारधारा, विडाल्डी लाब्लास ने दी थी। तीसरी नवनिश्चयवादी विचारधारा, नवीनतम विचारधारा, ठीक है, ये किसने दी थी? ये विचारधारा दी थी आपके ग्रिफिथ टेलर ने। उपागम की बात हम करें तो उपागम में 6 उपागम मानव भूगोल के विकास के आपके थे। पूर्व उपनिवेश काल, उत्तर उपनिवेश काल, पूर्व में अन्वेषण विवरण हुआ, उत्तर में विश्लेषण हुआ, मध्य युद्ध अवधि, शॉर्टली बता रहा हूं रिपीट करना, मध्य युद्ध अवधि, इसमें आपके क्षेत्रीय विभेदन हुआ। 60 का दशक स्थानिक संगठन हुआ। 70 के दशक में आपके मात्रात्मक क्रांति आई थी। सबसे पहले आपकी जो मात्रात्मक क्रांति आई वो है मानवतावादी, दूसरी आई रेडिकलवादी और तीसरी आई आपके व्यवहारवादी। 90 का दशक प्रश्न आ जाता है कई बार, इस दशक को क्या कहा? मात्रात्मक क्रांति वाला दशक, ठीक है? इस दशक को क्या कहा? आधुनिकवाद
दशक, 3 विचारधाराएं, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, 3 विचारधारा इसमें आई। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ी। अब देखते हैं अगली विचारधारा। ध्यान दीजिए, आज जो बिंदु है हमारा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। बेटा यहां से प्रश्न सीधा सीधा से आएगा। सब्जेक्ट एरिया, सब्जेक्ट एरिया को हम समझे भाई, सब्जेक्ट एरिया को हम समझे तो सब्जेक्ट एरिया का मतलब है कि जैसे मैं हूं और मेरा ज्ञान कहाँ तक है, मतलब किताबी नॉलेज की बात नहीं कर रहा। जैसे मैं मेरे परिवार से मेरे रिश्तेदार और उनसे लेकर मेरे फ्रेंड्स और जहाँ मैं काम करता हूँ वो क्षेत्र जो मेरा कार्य क्षेत्र है, तो जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो क्षेत्र मेरा क्या है, विषय क्षेत्र है। वो क्या है, मेरा सब्जेक्ट एरिया है। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं भूगोल की। कौन सी भूगोल की बात कर रहे हैं, मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल का सब्जेक्ट एरिया है मानव की क्रियाओं को जानना। किसको जानना, मानव की क्रियाओं को जानना। अब विश्व में कहीं पर भी मानव रहता है, विश्व में कहीं पर भी मानव रहता है, तो उस मानव से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं हैं, अब कौन कौन सी क्रियाएं, मानव से जुड़ी हुई सामाजिक क्रियाएं, मानव से जुड़ी हुई आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं, मानव से जुड़ी हुई राजनीतिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, सांस्कृतिक क्रियाएं, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन करना किस विषय क्षेत्र का अध्ययन, वो है आपके मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। किसका, मानव भूगोल का क्या है, विषय क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कि इस मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किन किन विद्वानों ने अपने वक्तव्य रखे हैं, अपने मत रखे हैं। उनमें एक विद्वान का नाम तो आता है हंटिंगटन। कहाँ के हैं, अमेरिका के। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है विद्वानों के नाम। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा। एक तो भौतिक दशाएं, एक तो क्या, भौतिक दशाएं, और एक क्या, मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं, यानी हमने पहले भी पढ़ा है कि 2 ही चीज पूरे भूगोल में, 2 ही चीज, एक तो भौतिक और एक मानव, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो भौतिक दशाएं और उनसे रिलेटेड उन भौतिक दशाओं से अंतर संबंध स्थापित करती हुई मानवीय अनुक्रियाएं, ये दोनों के समस्त प्रतिरूपों को जानना किसका विषय क्षेत्र है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। समझ में आ रही बात, किसका क्षेत्र है भाई, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। ठीक है, तो समझ में आ गई कि बेटा बात क्या, कि विषय क्षेत्र यानी सब्जेक्ट एरिया क्या होता है, जहां तक हमारी पहुंच है वो क्षेत्र क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट एरिया है। जिस चीज को हम जानते ही नहीं है तो आप उस चीज के बारे में बता सकते हो क्या, तो आप उस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते, कोई भी कितना कुछ पूछ ले, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट एरिया में है ही नहीं, वो चीज आपके सब्जेक्ट एरिया में है ही नहीं। तो मानव भूगोल में हंटिंगटन ने कहा कि, कहाँ के थे, अमेरिका के, कि भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अब इसमें और क्या जोड़ सकते हैं विषय क्षेत्र में, तो इसमें हम जोड़ सकते हैं क्या, संसाधन। संसाधन जुड़ गए ना, सारे संसाधन। ठीक है, वो जो हमारे पास मिलते हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन जो इस भौतिक वातावरण में है, और इन भौतिक वातावरण में इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए मानव क्या करता है, इस भौतिक वातावरण से संबंध स्थापित
करता है और इस भौतिक वातावरण से संबंध स्थापित करके और अपना स्वयं का विकास करता है। यह रूपरेखा क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। ये तो बात है सामान्य सी। अब आपकी बुक में जो दिए हुए हैं सब्जेक्ट एरिया में, यहां से बेटा प्रश्न आएगा और पहले बोर्ड में जो प्रश्न आया हुआ है वो कैसे आया है, 1 या 2 नंबर का प्रश्न आएगा, डिटेल से प्रश्न नहीं आएगा, बड़ी डिटेल नहीं आएगी। इसमें पूछ रहा है कि मानव भूगोल में जो आपकी बुक में एक सारणी दी हुई है, जिसके पास बुक है, बाकी मैं सारणी बता देता हूं। यहाँ पे पूछेगा जैसे पहला मानव भूगोल, एक बार आपको इतना तो पता है, हमने पहले पढ़ाया भी है कि भूगोल को कितनी शाखा में बांट दिया था, 2 में। एक तो कौन सी, भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की शाखाएं मैंने आपको बताई थी, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, ये सारी किसकी शाखाएं थी, ये सारी शाखाएं आपकी किसकी थी, भौतिक भूगोल की। हमने जल यानी हमने सामुद्रिक क्षेत्रों का अध्ययन किया, जलवायु का अध्ययन किया, हमने इसका जलवायु का अध्ययन किया, हमने मृदा संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया, हमने भू आकृतियों के निर्माण का अध्ययन किया, खगोल शास्त्र, भूभौतिकी, भूगणित, ये सारी जो शाखाएं हैं वो किसकी है, भौतिक भूगोल की। किसकी है, भौतिक भूगोल की। क्योंकि ये सभी शाखाएं हमें भौतिक पर्यावरण के अध्ययन को बता रही है। किसको बता रही है, भौतिक पर्यावरण के अध्ययन को बता रही है। और मानवीय भूगोल की शाखाओं में सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सैन्य भूगोल, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल, ये सारी शाखाएं जो है आपको किसको बता रही है, मानव की क्रियाओं को बता रही है। भाई सामाजिक भूगोल यानी मानव कैसा है, भाई सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में रह के अपना जीवन यापन करता है। तो मानव की समस्त सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम कौन सी भूगोल में जानेंगे, सामाजिक भूगोल में जानेंगे। अब प्रश्न बेटा यूं नहीं आता, प्रश्न आता है सामाजिक भूगोल की उप शाखाएं कौन सी है। एक तो आ गया विषय क्षेत्र, ठीक है, इसमें विषय क्षेत्र में आएगी उप शाखा। तो एक तो मानव भूगोल की उप शाखा क्या है, सामाजिक भूगोल, ठीक है, और इसकी उप शाखा क्या होगी, इसका उप क्षेत्र क्या होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछ लेता है। तो आपकी सारणी बनी हुई है बेटा, तो सारणी में सबसे पहले आपके दिया हुआ है व्यवहारवादी भूगोल। ये सारी जो सारणी है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्यवहारवादी भूगोल, देखो व्यवहारवादी भूगोल में हम क्या करते हैं कि इस शाखा के अंदर जो समाज में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन हम किस में करेंगे, व्यवहारवादी भूगोल में करेंगे। और इस गतिविधियों में हम कौन से रूप को पढ़ेंगे, हम मनोवैज्ञानिक रूप को पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक रूप को पढ़ेंगे। देखो कोई भी समाज जुड़ता है या कोई भी समाज बिखरता है, उस समाज के जुड़ने और बिखरने में वहां के नागरिकों की अहम भूमिका होती है। अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो समाज क्या करेगा, जुड़ेगा, आगे से आगे विकसित होगा। अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य बेकार है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है मानसिक रूपरेखा, यानी वो आपस में जुड़ने और विकसित होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आगे चलेंगे। अगर उनमें पहले से आगे कि हम समाज के साथ नहीं लगेंगे, हम समाज को आगे बढ़ने के नहीं देंगे या हम दूसरा अपना रास्ता ढूंढेंगे, तो वहां पे सामाजिक विकास नहीं होगा। तो इसके पीछे जो व्यवहारवादी भूगोल है, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, वो सबसे मुख्य काम करती है। तो सामाजिक भूगोल की पहली उपशाखा कौन सी है, व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा है सामाजिक कल्याण का क्षेत्र, दूसरी क्या है, सामाजिक कल्याण का क्षेत्र। बेटा सामाजिक कल्याण का क्षेत्र का मतलब है कि समाज में कई तबके के लोग रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं। उन लोगों में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी साथ लेकर के समाज क्या करें,
उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। तो ऐसे भूगोल को हम बोलते हैं, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे विषय को हम क्या बोलेंगे? सामाजिक कल्याण का क्षेत्र। तो सामाजिक कल्याण का क्षेत्र भी हम सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र में इसका अध्ययन करते हैं। तीसरी बात करें तो अवकाश का भूगोल। अवकाश का भूगोल, अवकाश का भूगोल का मतलब है कि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रह करके वह अपने जो आराम के कुछ दिन होते हैं, जैसे आप विंटर वेकेशन या समर वेकेशन पे कहीं जाते हो, ठीक है, या कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, विंटर वेकेशन या समर वेकेशन का सही उपयोग अपने सामाजिक कार्यों में लगाते हैं, अपने समाज के कार्यों में लगाते हैं, अपने समाज के उत्थान में लगाते हैं। तो यह रूपरेखा आपके अवकाश के भूगोल से जुड़ी हुई है। इसके बाद में आपके सांस्कृतिक भूगोल। देखो सामाजिक भूगोल, यहाँ पे सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल का मतलब है कि समाज, भाई सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों अलग अलग रूप हैं। समाज के अंदर नागरिक जो रहते हैं उनके स्वरूपों, उनकी नागरिकों की जो भी गतिविधियां हैं वो हम सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं। अब इनमें ही जैसे एक समाज है, एक ही प्रकार का समाज है, वो यहाँ रहता है, एक उसी समाज का रूप है वो दूसरी जगह रहता है, तीसरी जगह रहता है। अब वो जहाँ रहता है वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वह अपने रीति रिवाज, कल्चर को क्या है, अपनाता है। तो ये कल्चर उसका सांस्कृतिक परिदृश्य कहलाएगा। किसी भी समाज के द्वारा अपनाई जाने वाली रीति रिवाज क्या कहलाएंगे? उसके सांस्कृतिक परिदृश्य कहलाएंगे। और इनका अध्ययन हम किसमें करेंगे? सांस्कृतिक भूगोल में करेंगे। किसमें करेंगे? सांस्कृतिक भूगोल में करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल का संबंध हम लोग हैं तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सामाजिक गतिविधियों को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। हम अपने पूर्वजों से हमारे सामाजिक गुणों को अर्जित करते हैं, आगे चलते हैं। तो ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जानना क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक भूगोल। सामाजिक घटनाओं की जानकारी किसमें? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जानना क्या कहलाता है? ऐतिहासिक भूगोल। और उस ऐतिहासिक भूगोल के माध्यम से हम क्या करते हैं? हमारी सामाजिक घटनाओं को जानते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है चिकित्सा भूगोल। कौन सा? चिकित्सा भूगोल। वैसे चिकित्सा भूगोल है आर्थिक क्षेत्र में भी आएगा। चिकित्सा भूगोल का मतलब है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने समाज में रह करके और सामाजिक क्रियाकलापों को अर्जित करते हुए, समाज में अपने कार्यों को बढ़ाते हुए किस प्रकार से जो आवश्यकता मूलक चिकित्सा सुविधाओं की प्राप्ति करता है, वह चिकित्सा भूगोल का जो क्षेत्र है वह आपके सामाजिक भूगोल में भी आता है। और सामाजिक भूगोल के अलावा मानव भूगोल की आर्थिक भूगोल उपशाखा में भी आता है। तो एक बार सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों की बात करें तो व्यवहारवादी भूगोल, जिसमें मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को मुख्य माना गया। दूसरी बात सामाजिक कल्याण का भूगोल। देखो यहाँ पे वर्तमान स्थिति देखें तो कई क्षेत्रों में तो ऐसा हो गया कि समाज के दो वर्ग हो गए, एक अमीर एक गरीब। अब कुछ समाज तो चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग कहीं पे उनको मान लो आजीविका के स्रोत प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो हम उनको कल्याणप्रद कार्यों के माध्यम से सहायता प्रदान करें और उनको भी ऊपर लाएं। लेकिन कुछ समाज के लोग जैसे शहरों में पढ़ेंगे, प्रवास पढ़ेंगे आगे, प्रवास के दौरान कई समस्याएं हैं क्या कि सामाजिक तबकों में भिन्नता आ गई। गांवों में नहीं, शहरों में ज्यादा, कि शहरों में एक ही समाज के लोग रह रहे हैं, एक अमीर है एक गरीब है। तो यहाँ पे उन सब
समाज के लोगों ने ये नहीं समझा कि ये हमारे समाज का व्यक्ति, ये नहीं समझा, उन्होंने एक नया समाज बना दिया। क्या बना दिया? एक अमीर वर्ग यानी अमीर का समाज, एक गरीब वर्ग यानी गरीब का समाज। तो ये रूपरेखा है वो कब आएगी, ये स्थिति कब पैदा होगी, जब कोई भी समाज के बड़े जो नागरिक हैं या समाज के जो लोग हैं, सभी लोगों की बात क्यों न कर ले, वो सारे के सारे मिलकर के ये नहीं सोचेंगे कि हमारे समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। अवकाश के भूगोल में भी कोई कैसे उपयोग करता है, कोई कैसे उपयोग करता है। कुछ लोग इस अवकाश के समय को किस में उपयोग करते हैं? सामाजिक गतिविधियों में उपयोग करते हैं। ठीक है, समाज के विकास में उपयोग करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल में समाज के विभिन्न भागों में, एक समाज है और विभिन्न भागों में समाज द्वारा अपनाई जाने वाली जो सांस्कृतिक गतिविधियां, रीति रिवाज, उनका अध्ययन किसमें करते हैं? सांस्कृतिक भूगोल में करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल में हम सभी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ है। एक अकेले व्यक्ति के लिए कहा गया है कि एक अकेला व्यक्ति नदी क्षेत्र में जो रेत है, रेत के कण के समान होता है, जो कभी भी नदी के किसी भी प्रवाह के द्वारा बहा ले जाई जाती है और वो नष्ट हो जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। व्यक्ति का समाज में ही क्या है? वजूद होता है। व्यक्ति समाज के द्वारा ही विकसित हो सकता है। समाज से विलग होकर के या समाज से अलग होकर के व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता। चाहे वो सोसाइटी बनाए, चाहे वो किसी अमीर सोसाइटी को बना रहा है, चाहे वो गरीब सोसाइटी को बना रहा है, या किसी मिली जुली सोसाइटी को बना रहा है, लेकिन वो किसी न किसी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी समाज से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि समाज से ही सभ्यता का जन्म होता है और सभ्यता से ही संस्कृति का विकास होता है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम समाज को, संस्कृति को नहीं माने और ऐसे ही अपना जीवन यापन करें तो पशु के समान हमारी जिंदगी होगी। जीवन किसा होगा? पशु के समान। चिकित्सा भूगोल, हम चिकित्सा सुविधाओं की प्राप्ति कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके जो बिंदु है वह है सामाजिक भूगोल। समझ में आ गया बेटा? ये आपको पूछेगा, प्रश्न में क्या देगा? सामाजिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र लिखिए। तो 2 उपक्षेत्रों में आपके व्यवहारवादी भूगोल आ गया, चिकित्सा भूगोल आ गया, सांस्कृतिक भूगोल आ गया, अवकाश का भूगोल। कोई भी 2 बिंदु आप लिख सकते हो। पहले के आपके जो बोर्ड की एग्जाम हुई है इस पैटर्न में, जो 2015 से पहले था, इस पैटर्न में ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आए हैं 2016 के बाद। ठीक है, 16 के पहले ये था और 16 के बाद में कौन सा आ गया? अपने वर्तमान का आ गया था। और 2011 से पहले, 11 के बाद 2016 तक 5-6 साल वही कोर्स रहा था, एनसीईआरटी वाला जो अब चल रहा है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के पैटर्न हमारे पास में है, वर्तमान का और पहले का। तो पहले के पैटर्न में देखें तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आए हुए हैं। अब अगला जो भाग है वह है राजनीतिक भूगोल। दूसरी शाखा है। जिनके पास में बुक है उनके वो देख सकते हैं, सारणी बनी हुई है बुक के पीछे वाले पेज पे, उप क्षेत्र से जुड़ी हुई राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में 2 उप शाखाएं हैं। पहली तो है सैन्य भूगोल। सीधी सी बात है, सेना से रिलेटेड, सेना से जुड़ी हुई, यानी जो भी हमारी मिलिट्री है उसके अध्ययन को हम किस शाखा में करेंगे? सैन्य भूगोल में। किस में करेंगे? सैन्य भूगोल में। क्योंकि राजनीति, आप ध्यान रखो, राजनीति में राजा हो गया, राजा की सेना हो गई और राजा का एरिया हो गया कि राजा कितने क्षेत्र में अपने उसने एरिया को सीमा बना रखी है या उसने कितने भाग को अपने अधीन ले रखा है। एक तो वो चीज आ गई।
एक राजा की सेना कैसी है, एक राजा की प्रजा कैसी है। तो प्रजा के बारे में तो सामाजिक भूगोल में पढ़ ही लिया, अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक भूगोल में सैन्य यानी सेना के बारे में। तो जितनी भी सैन्य रूपरेखा है उसको हम किसमें पढ़ेंगे, सैन्य भूगोल में। दूसरी निर्वाचन भूगोल। निर्वाचन भूगोल देखो, निर्वाचन भूगोल आपने सुना है चुनाव, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा भी है चुनाव प्रक्रियाएं, ठीक है। अब चुनाव प्रक्रियाएं आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जैसे आपने पढ़ा कि सामान्य बात कर रहा हूं मैं, पीएम के लिए चुनाव हो रहा है, ठीक है, सीएम के लिए चुनाव हो रहा है, ठीक है, सरपंच के लिए चुनाव हो रहा है, पार्षद के लिए चुनाव हो रहा है, ठीक है। ये सभी चुनाव व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों को परिसीमित करके की जाती है। जैसे आपके चुनाव हो रहा है, ये क्या है, राज्यों, फिर राज्यों में आपके जो संसदीय क्षेत्र है उनको डिवाइड किया जाता है, संसदीय क्षेत्रों को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और संसदीय सीट है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है बेटा, परिसीमन किया जाता है। परिसीमन का मतलब है सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो चुनाव आयोग करेगा। कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। ये निर्धारण करके और वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधियों को अवसर प्रदान करते हैं कि ये क्षेत्र इस एरिया का भाग है, वो इस भाग में आएगा, ये एरिया इस भाग में आएगा, ये एरिया इस भाग में आएगा। उसके अकॉर्डिंग वो प्रतिनिधि है वो चुनाव लड़ते हैं। तो निर्वाचन भूगोल देखो, बाकी सारी प्रक्रियाएं चुनाव लड़ने की वो तो राजनीतिक शास्त्र में पढ़ते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। और यहाँ क्या पढ़ेंगे कि चुनाव, भाई चुनाव लड़ने के लिए जो जमीन का बंटवारा किया है, तो जमीन तो जुड़ी किससे भाई, भूगोल से जुड़ी हुई है ना, तो जमीन का जो बंटवारा किया है उसको हम क्या बोलेंगे, परिसीमन। और ये परिसीमन किस में आएगा, निर्वाचन भूगोल में आएगा। किसमें आएगा बेटा, निर्वाचन भूगोल में आएगा, ठीक है। तो राजनीतिक भूगोल की दो उपशाखाएं हैं, एक तो सैन्य भूगोल और एक परिसीमन निर्वाचन भूगोल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 बार आ गया प्रश्न में, ये 2 बार आ गया। पिछले पैटर्न की बात कर रहा हूं, ठीक है, पिछले पैटर्न में भी मैंने ये बुक पहले से पढ़ाई है, तो मेरे को याद है 2014 और 13 के लगभग ये प्रश्न आ चुका है। राजनीतिक भूगोल की शाखाएं बताइए, तो सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल ये किसकी उपशाखा है, राजनीतिक भूगोल की उपशाखा है। दोनों समझ में आ गया। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, कभी भी डिटेल नहीं पूछेगा कि आप लिखो और आप इसमें डिटेल लिखना आरंभ कर दो, क्योंकि ये एक ही नंबर का प्रश्न आएगा और इसमें किसी प्रकार की डिटेल नहीं पहुंची जाएगी। समझ में आ गई बात। इसके बाद जो अगली शाखा है आपकी वो है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल की उपशाखा की बात करें तो जनांकीकी भूगोल, कौन सी शाखा है भाई, जनांकीकी भूगोल। जनांकीकी भूगोल का संबंध है जनसंख्या। भाई जनसंख्या कौन सी, जो भी हमारी जनसंख्या है, जहां भी लोग निवास करते हैं उस जनसंख्या के बारे में जानना, ये किसका, जनसंख्या भूगोल का रूप है, जिसको हम जनांकीकी भूगोल में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं भाई, जनांकीकी भूगोल में पढ़ते हैं। तो जनसंख्या भूगोल समझ में आ गया, जनसंख्या भूगोल। इसके अलावा जनसंख्या भूगोल की उपशाखा क्या है आपके, जनांकीय भूगोल। क्या है भाई, जनांकीय भूगोल है। इसके बाद आपका जो अगला बिंदु है वो है आर्थिक भूगोल। कौन सी, आर्थिक भूगोल सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्थिक भूगोल। यहां से भी प्रश्न आ चुका है, आर्थिक भूगोल से भी। भाई आर्थिक भूगोल का मतलब सीधी सी बात, भाई सामाजिक भूगोल का मतलब है समाज, और आर्थिक भूगोल का मतलब पैसा कमाना।
पैसा कमाना। तो आरंभ में हम पैसा जो कमाते थे, वैसे तो सारे जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस पे निर्भर करती है भाई? संसाधन पे। जो भी आर्थिक क्रियाएं, भाई कृषि कर रहे हैं तो भूमि संसाधन है, पशुपालन कर रहे हैं तो पशु संसाधन है। तो कोई भी क्रियाएं एक्स वाई जेड वो किस पे निर्भर कर रही है? संसाधन पे। तो आर्थिक भूगोल का पहला उप क्षेत्र है संसाधन भूगोल। संसाधन तो सब जानते हो कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो भी हम वस्तु प्राप्त करते हैं वो संसाधन है, चाहे वो भूमि है, चाहे वो पशु है, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी वस्तु है। ठीक है, तो संसाधन भूगोल को हम आर्थिक भूगोल का पहला स्रोत मानते हैं। ठीक है, अभी संसाधन में पहले क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य। तो कृषि कार्य कर रहे हैं तो कृषि भूगोल हमारे यहाँ पर 10 मिनट का शेष टाइम बाकी है ना। तो हमारे यहाँ पर हम बात करें तो इस कोर्स की बात मैं कर रहा हूँ कि लगभग 4 से 5 चैप्टर आपके कृषि भूगोल के, आपके उद्योग के, ये सारे आर्थिक भूगोल के कम से कम आपके 5 चैप्टर आपके किसके हैं? आर्थिक भूगोल के हैं। कृषि भूगोल है, कृषि से रिलेटेड है, उद्योग से रिलेटेड है, परिवहन से रिलेटेड है, संचार से रिलेटेड है। तो आपके कम से कम भी 4 से 5 चैप्टर आपके किसके हैं? आर्थिक भूगोल के। तो कृषि भूगोल यानी विश्व में जितनी भी कृषि हो रही है, विश्व में जितनी भी कृषि हो रही है, इन कृषि क्रियाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? कृषि भूगोल में करते हैं। सारी कृषियां पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम अगला चैप्टर है वो इकोनॉमिक जो पार्ट है उसका ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखें तो उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, उद्योग भूगोल। उद्योग भूगोल में समस्त औद्योगिक क्रियाएं, विश्व पटल पर जो भी औद्योगिक क्रियाएं होती है उन सभी औद्योगिक क्रियाओं का अध्ययन हम किस में कर रहे हैं? उद्योग भूगोल में कर रहे हैं। चौथी बात करें तो विपणन भूगोल। कौन सी भूगोल? विपणन भूगोल। विपणन का मतलब होता है बेटा व्यापार। ठीक है, तो जितने भी व्यापारिक क्रियाएं, चाहे वो राष्ट्रीय व्यापार है चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उन सभी क्रियाओं का अध्ययन हम कौन सी शाखा में करेंगे? विपणन भूगोल में करेंगे। और इसके अलावा पर्यटन भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें पर्यटन क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। पर्यटन क्रियाकलाप का मतलब है जो भी भ्रमण या जहां भी हमारे हिस्टोरिकल पैलेस हैं उनसे हमें किस प्रकार की आमदनी प्राप्त हो रही है। वर्तमान में, वर्तमान स्थिति की बात करें तो पर्यटन जो व्यवसाय है वो विश्व में एक नया व्यवसाय सामने आया है और आय का, पूरे विश्व में आय का 1/4%, 1/4 भाग वो इस पर्यटन व्यवसाय से हमें मिलने लगा है। और इस पर्यटन को भी हमने उद्योग की श्रेणी में लिया है, क्योंकि विश्व में कहीं पर भी पर्यटन क्षेत्र है, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस है, चाहे कोई भौतिक क्षेत्र है, चाहे वो आपके सांस्कृतिक प्रदेश है, कैसा भी प्रदेश है जहां पर लोग भ्रमण करने जाते हैं और यहाँ आर्थिक क्रियाएं हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये तो व्यापार है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। विश्व में विभिन्न विदेश नीतियों के आधार पर, जो विदेश नीतियां हैं, जो विदेशिक समझौते हैं, उसके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप को पढ़ते हैं। वैदेशिक समझौते हैं उनके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ते हैं। तो ये समस्त बिंदु आपके कौन सी भाई विषय क्षेत्र, तो उपशाखा तो क्या हुई और इसका उपक्षेत्र क्या हुआ? याद करना,
अगर पूछ ले मानव भूगोल की उपशाखा बताइए, मानव भूगोल की उपशाखा बताइए, तो आपके सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ठीक है, ये उपशाखा बेटा, मानव भूगोल की उपशाखा। राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आपके आवास भूगोल, अभी ये रह गई आपके ना, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, मानव भूगोल की उपशाखा, और ये उपशाखाओं का उपक्षेत्र, मानव भूगोल की उपशाखाओं का भी उपक्षेत्र है। तो आपको ये नाम देके पूछेगा तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, अगला। अगर सीधा ही मानव भूगोल की उपशाखा पूछता है तो क्या नाम लिखना पड़ेगा, ये वाला। समझ में आ गई? तो संसाधन भूगोल, कृषि, आप तो देखो जहां से आमदनी आ रही है वो किस में आएगा, आर्थिक भूगोल में। जहां समाज से रिलेटेड है वो सामाजिक भूगोल में। निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल राजनीति से रिलेटेड है तो राजनीति में गया, ठीक है। एक आवास भूगोल हो रहा है, तो देखो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, और पर्यटन भूगोल, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। अभी टॉपिक पूरा होने से पहले अगर कनेक्टिविटी हट जाती है तो दोबारा रिकनेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है। कोई विद्यार्थी ड्रॉप नहीं कर रहे, मैं खुद कह के ड्रॉप करूंगा तो आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा? एक और आपका रह गया, वो है आवास भूगोल। कौन सा रह गया, आवास भूगोल। आवास भूगोल में हम बात करें, पता है लोग कहाँ रहते हैं, लोग कहाँ रहते हैं, लोग दो ही जगह रहते हैं, क्या हो बेटा? आजाद सिंह बोल रहा है क्या? यस सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन है क्या बेटा? आजाद, यस सर। कोई प्रश्न पूछना है क्या? यस सर। क्या? नहीं सर, सर वो पहले का है ना, वो समझ में नहीं आया। मैं 2 दिन क्लास नहीं लिया ना, इसलिए। बेटा जो क्लास नहीं ली तो वो क्लास यूट्यूब पे देखना एक बार, आ गई कि नहीं आई, ठीक है, तो सर वहां से देखो, ले सकता है, दोबारा वो थोड़ी। इसमें मिलेगी वीडियो। अब दोबारा पॉसिबल नहीं है फिलहाल, कोई ऑफलाइन में जरूर देख लेंगे ना। हाँ आवास भूगोल, कोई एक आधा प्रश्न हो तो बात अलग है, पूरी क्लास एक साथ दोबारा नहीं समझा सकते ना। आवास भूगोल में देखो, आवास दो ही जगह हैं पूरे विश्व स्तर पे, ध्यान देना, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो आवास भूगोल को हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, अधिवास भूगोल भी कह सकते हैं। अधिवास का मतलब होता है कि जहां लोग स्थायी निवास बनाकर रहते हैं उसे हम अधिवास भूगोल कहते हैं। अधिवास कहते हैं, सॉरी भूगोल नहीं, अधिवास कहते हैं। और उन अधिवासों का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं भूगोल की में, वो कहलाएगा अधिवास भूगोल या आवास भूगोल। और अधिवास बेटा दो प्रकार के हैं, एक तो ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? तो हमने आज के भी इस वीडियो में जो बात की है, एक तो मानव भूगोल की उपशाखाओं की। तो मानव भूगोल की उपशाखा हंटिंगटन ने दो ही शाखा बताई है, एक तो भौतिक क्रियाएं और एक मानवीय अनुक्रियाएं, ठीक है। और वैसे मानव भूगोल की उपशाखा की बात करें तो आपके सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास या अधिवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये आपकी क्या है, मानव भूगोल की उपशाखा है। इसके अलावा एक कौन सी थी, जनसंख्या भूगोल। कौन सी? जनसंख्या भूगोल। तो आप इन शाखाओं को याद रखना, इन शाखाओं को याद करना, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएगा। समझ में आ गया? अब आपके पास बुक है, ठीक है, आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, बुक में जो ये लेसन है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में जो प्रश्न है बुक के लास्ट के प्रश्न हैं, एक बार में
बुक के लास्ट वाले प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं, बाकी तो सारा आपको आता है। एक प्रश्न है जो थोड़ा सा अजीब है, आप इसमें अंदर बुक में नहीं दिया हुआ है, प्रश्न बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता? जिसके पास बुक है वो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो सुन लो। एक तो है समाकलनात्मक अनुशासन, तो भूगोल समाकलनात्मक अनुशासन करता है, क्योंकि भूगोल सभी विषयों को साथ लेके चलता है। भूगोल राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, भूगोल इतिहास से जुड़ा हुआ है, भूगोल अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, सभी विषयों को साथ लेके चल रहा है। तो बताओ समानुकूलात्मक रूपरेखा को प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध, ये ऑब्जेक्ट बता रहा हूं मैं, 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मानव और पर्यावरण के बीच